नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आप सबको याद होगा कि पिछले साल के 25 मार्च को देश ने पहला लॉकडाउन सुना। कुल 68 दिनों का लॉकडाउन आपने हमने सबने देखा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे देश अनलॉक हुआ। कोरोना का कहर भी धीरे धीरे कुछ कम हो रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के सेकेंड वेव की भयावह तस्वीर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने पर जहां कई जगह पर रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, तो वहीं इसके डर से मजदूरों ने अब घर वापसी शुरू कर दी है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जब पिछले साल लॉकडाउन की घोषणा हुई तो यातायात अचानक से बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों ने झेली थी। सवाल था रोटी का, और प्रवासी मजदूरों ने पैदल ही अपने घरों की तरफ निकलना शुरू कर दिया था। इसी डर और लॉकडाउन की आशंका ने एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को विवश कर दिया है अपने राज्यों में लौटने के लिए। बड़ा मुद्दा में आज इसी पर होगी चर्चा। देश में जहां इस वक्त कोरोना ने दहशत मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ देश में एक तबका ऐसा भी है जिसके मन में चिंता है अपने और अपने परिवार का पेट भरने की। वो तबका जो अपने घर, परिवार और शहर से दूर किसी दूसरे राज्य में अपने ही परिवार के लिए जाता है। वो तबका जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस रिपोर्ट को देखिए आप, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में करीब 1 दर्जन राज्यों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगा दी है। आप सभी को याद होगा पिछले साल का मार्च महीना, जब देश में भूख से बेहाल और दुख से बिलखते कई चेहरों ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। लॉकडाउन में जब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बचत खत्म हो गई थी, उस वक्त प्रवासी मजदूरों के सामने संकट था पेट भरने का, अपना भी और अपने परिवार का भी। सड़क पर हवाई चप्पल के सहारे और बिस्किट पानी से ही गुजारा करके सैकड़ों मजदूरों ने कई किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर लिया था। उस वक्त पूरे देश ने सड़कों पर आए प्रवासियों की कहानी और संघर्ष को देखा था। पिछले साल की वो भयावह यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। हालात ये हैं कि मुंबई से जो ट्रेनें बिहार, यूपी की तरफ जा रही हैं, उनमें टिकट्स के लिए भी मारामारी मची है। कुंडली, राय, नाथोपुर औद्योगिक क्षेत्र से करीब 3000 मजदूर पलायन कर चुके हैं। हरियाणा के सोनीपत में घर वापस जाने वालों की राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन लगी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पंजाब से सैकड़ों मजदूर अपने घरों और शहरों की तरफ लौट रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि भाई साहब लॉकडाउन लगने वाला है, चल रहे हैं बिहार, कुछ तो गांव में कुछ करके खाएंगे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग सब परिवार सोच रहे एक जगह हो जाए तो चाहिए। पिछली बार जो है ना, हमारे परिवार आधे आधे हो गए थे, इसीलिए आप सोच रहे कि सब साथ में रहे तो सही रहेगा। बीते लॉकडाउन में हुई परेशानियों के जख्म अब भी इन मजदूरों के दिलों में ताजा हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता है, लिहाजा मजदूरों को डर सता रहा है कि अगर लॉकडाउन लगा तो ना तो काम मिलेगा, ना वापस लौटने के लिए साधन। पलायन करने वाले हर प्रवासी की अपनी कहानी है, अपना दर्द है और अपना संघर्ष। लेकिन हाँ, ये भी तय है कि इन प्रवासी मजदूरों के लौटने से उद्योगों पर भी असर पड़ेगा और विकास की रफ्तार पर भी, क्योंकि कहते हैं ना, अगर इस जहां में मजदूर ना होता तो ना होता हवा महल और ना ही ताजमहल होता। खबर फास्ट के लिए न्यूज डेस्क से पूजा सचदेवा की रिपोर्ट। 2020 की तस्वीरें आपने देखी थी। अब 2021 में भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। प्रवासी मजदूरों को डर सताने लगा है। दरअसल उनको लग रहा है कहीं लॉकडाउन ना लग जाए अचानक से, और फिर कहीं 2020 वाली स्थिति एक बार फिर से ना उत्पन्न हो जाए। ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है? आखिर सरकार क्यों इस माइग्रेशन को रोक नहीं पा रही है? आज बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन कोरोना के आंकड़े भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, अब तक कुल केस 1 करोड़
30,60,000 से ज्यादा सामने आ चुके हैं। कुल मौत 1,67,000 से ज्यादा, एक्टिव केसेस 9 लाख से ज्यादा अब भी देश में। डराता कोरोना। देखिए 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मौत की संख्या भी बढ़ी है, आंकड़ा भी बढ़ा है। 780 लोगों ने बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो प्रवासी मजदूर जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है अपनी रोजी रोटी को लेकर के, और यही कारण है कि एक बार फिर से उनके मन में डर पैदा हो चुका है और उन्होंने फिर से अपने गांवों की तरफ, अपने शहरों की तरफ, अपने राज्यों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। आंकड़ा देखिए, अब तक कुल 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ा डरा रहा है। 4 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के नेता हैं अनिल गोयल, कांग्रेस के नेता हैं रमाकांत मिश्रा, डॉक्टर राजकुमार गोयल उद्योगपति हैं, विनोद देशवाल उपाध्यक्ष हैं सीटू हरियाणा से। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी से शुरुआत करते हुए, विनोद जी, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं कि प्रवासी मजदूर फिर से उसी जगह पर रुक करना स्टार्ट कर देते हैं जहां से वो रोजगार की तलाश में निकले होते हैं? यानी कि अपने राज्यों में जब उनको रोजगार नहीं मिलता तो दूसरे राज्यों का वो रुख करते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी वो एक बार फिर से अपने राज्यों की तरफ जा रहे हैं। क्या डर है उनके मन में सर? पूजा जी, ये पिछले 1 साल में जब से लॉकडाउन को मनमाने ढंग से सरकार ने लागू किया, किसी को नहीं पता था और 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया गया। अब सरकार का जो पिछला अनुभव मजदूरों के सामने है, एक तरफ आपने कहा कि घरों में रहो, जिन लोगों को फैक्ट्री से आमदन होती थी वहां से पैसा नहीं मिला। बहुत बड़ी ऐसी फोर्स है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जो रोज दिहाड़ी करते हैं, उससे उनका गुजारा होता है। उनका कोई बंदोबस्त सरकार ने किया नहीं और उसके बाद उनको दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। अब मजदूरों को डर ये है कि 1 साल में ना तो कोरोना को लेके कोई कारगर कदम उठते हुए दिखे हैं ग्राउंड के ऊपर उनकी आमने सामने की जिंदगी में। दूसरी ओर उनको ये खतरा लग रहा है कि कभी फिर मोदी जी को ये लगे कि 4 घंटे में फिर लॉकडाउन आ जाए तो उनको वही नरकीय जीवन की ओर धकेल देगा ये कोरोना। ये काफी बड़े पैमाने पे डर है और मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार की अपनी नीतियां और उसका जो रुख है वो जिम्मेवार है। ठीक है, अनिल जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मजदूर इस वक्त डरे हुए हैं, उनके मन में डर है कि सरकार एक बार फिर से अचानक से लॉकडाउन की घोषणा ना कर दे, ऐसे में फिर से अपने राज्यों का रुख कर रहे हैं। वो सरकार क्या कर रही है माइग्रेशन को रोकने के लिए और मजदूरों को भरोसा दिलाने के लिए? पूजा जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, करके दिखाना जरूरी है। आज कोरोना की वजह से हमारे जो किसान भाई पलायन, हमारे जो मजदूर भाई पलायन कर रहे हैं, उनमें विश्वास जगाना, उनको रोकना, ये निहायत हमारी जिम्मेदारी है। हम बजाय अपने पिछली चीजों को ठीक करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय सरकार ने आनंद विहार बस अड्डे पर लोगों को बस लगवा कर भेज करके पलायन को मजबूर करा। महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पैसा इकट्ठा करने की बात करी, कोरोना ठीक करने की बात करी, और आज ही केंद्र सरकार पर टीका फोड़ रहे हैं। सर अनिल जी, फ्रंट वाली हरियाणा के सोनीपत से भी मजदूर पलायन कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत से आप ही की सरकार है सर वहाँ पर। मैं पूजा जी सब जगह रहा हूँ, चाहे इसके अंदर पंजाब हो, पंजाब भी उसके अंदर शामिल है। और जब एक भगदड़ बचती है तो वो ये कोई नहीं देखता कि ये बीजेपी प्रदेश है या कांग्रेस का है या महाराष्ट्र का। और अगर शुरुआत है तो महाराष्ट्र से शुरुआत है। पलायन की सब एक देखा देखी होड़ लग रही है तो सब तरह के लोग भाग रहे हैं। हम अपनी कमियों को ठीक करने की जगह दूसरे की कमियों पर लगाना एक बहुत मामूली सी बात है। और यानी आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों की कमी है? अरे सुनो पूजा जी, केंद्र सरकार हर राज्य सरकार के साथ तालमेल बना करके पूरी तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर अमित शाह जी को 2 बार इंटरफेयर करना पड़ा। दिल्ली में हालात जब पूरी तरह से कब्जे से बाहर हो गए तो अमित शाह जी ने 2 बार इंटरफेयर करके हालातों पर काबू पाया। आज फिर दिल्ली के अंदर इंटरफेयर की आवश्यकता है। जब कोरोना कंट्रोल होता है तो दिल्ली मॉडल याद आता है और जब कोरोना कंट्रोल नहीं होता तो केंद्र सरकार पर टीका फोड़ते हैं।
जब कोरोना कंट्रोल होता तो महाराष्ट्र में कहते हमने कोरोना कंट्रोल करके दिखाया, और जब नहीं होता तो केंद्र सरकार पर टीका फोड़ते। अगर आप अपने यहाँ पर भ्रष्टाचार को छोड़ करके, अब राजस्थान के अंदर कोरोना था लेकिन सरकार बचाने के लिए 5 स्टार होटलों में तो बस बैठ गए, लेकिन कोरोना को कैसे ठीक कराया जाए, कोरोना की बीमारी से कैसे निपटा जाए, लोगों में कैसे विश्वास अर्जित किया जाए, नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जनता देख रही है। रमाकांत जी, क्या पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? बेमतलब का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्या रमाकांत जी, ताकि केंद्र सरकार पर सीधा ठीकरा फोड़ा जा सके? जी नमस्कार जी। हमारे मित्र बहुत अच्छे वक्ता है और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। अब इनको शायद याद ही नहीं है कि हरियाणा में भीड़ लगी थी, भारत के जो भीड़ लगी थी बॉर्डर के ऊपर मजदूरों के प्लांट, उसमें से 70% मजदूर सिर्फ हरियाणा की स्टेट से आए। हरियाणा ही नजदीक स्टेट था और हम लोग भी बदकिस्मती हमारी थी, हम लोग दिल्ली के पासी थे, हम लोग मदद में गए थे वहां पे। ये शायद मेरे याद नहीं है या समझ नहीं। और इस देश का रमाकांत जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, तकनीकी समस्या मुझे लगता है कुछ। रमाकांत जी, एक बार आवाज अपनी दुरुस्त कर लीजिए, टेक्निकल इशू है कोई, उसको ठीक कर लीजिए, फिर से आपके पास लौटूंगी मैं। राजकुमार गोयल जी, क्या कहना चाहेंगे? उद्योगों पर कितना असर पड़ेगा? मजदूरों का संकट अगर एक बार फिर से खड़ा हो गया तो उद्योग जगत पर कैसा असर होगा इसका? मार्च 2020 की थी वही स्थिति दोबारा शुरू हो गई है। धीरे धीरे मार्च 2020 के बाद कोरोना बढ़ना शुरू हुआ, लॉकडाउन लगे, इसी तरह वही स्थिति आने जा रही है। और जैसे ही लॉकडाउन लगा, फैक्ट्रियां बंद हो गई, प्रवासियों को काम मिलना बंद हो गया। जब 10-10, 15-15 दिन के बाद जब उनकी रोजी रोटी के लाले पड़े तो उन्होंने अपने प्रदेश में जाने का प्लान शुरू कर दिया, लेकिन रास्ते में सरकारों ने उन्हें रोकने का काम किया और शेल्टर होम बनाकर उसे छूट दिया गया। काफी कमियां रही, जिस कमियों के चलते अब प्रवासियों को पिछले साल की याद आ रही है। अगले पिछली बार की तरह हुआ तो उनका रहना दूभर हो जाएगा। और ऐसे में इस बात को सोचकर कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, फैक्ट्रियां ना बंद हो जाएं, उनके बच्चे बेघर ना हो जाएं, इसको सोचकर वे अभी से प्लान करना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछली बार का जो प्लान था उसमें सरकारों की काफी कमी रही, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार की बात। जैसे जो वो प्लान करने के लिए शुरू किए, बसें बंद हो चुकी थी, ट्रेनें बंद हो चुकी थी, उनकी फैक्ट्रियां बंद थी, उनको काम मिल नहीं रहा था। मजबूर होकर वे अपने बिहार यूपी के लिए प्लान कर गए थे। 200, 300 किलोमीटर दूर का लंबा सफर वे अपने बच्चों के साथ बच्चों को गुट में पैदल चल रहे थे। लेकिन रास्ते में जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया, सरकारों ने अपने अपने स्टेट में रोक लिया, उनको बंधक बनाने की तरह उनको शेल्टर होम में रख लिया। शेल्टर होम में एक कमरे में 2-2 कमरे में 10-10-20 आदमियों को इस प्रकार रखा गया कि वे मजबूर हो गए अपने घरों से दूर रहने को। वहाँ उनको खाने पीने की काफी दिक्कतें रही, उन लोगों को अपने घरों की याद सताने लगी, रोजी रोटी के तो लाले पड़े हुए थे। वे जो लोग महीना 1.5 महीना भी शेल्टरों में रहे हैं, वो आज भी इनको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। हमने खुद इस मौके को देखा हुआ है जब कोरोना लगा हुआ था और उन प्रवासियों को कमरों में रखा हुआ था, वे किस प्रकार उनको खाने पीने की दिक्कत आई। कुछ लोग साउथ के लोग थे, उनको हरियाणा का खाना मिल रहा था, कुछ लोग यूपी बिहार के, उनको दूसरी तरह का खाना मिल रहा था। किसी को चावल खाने की आदत थी तो किसी को रोटी खाने की। कुल मिलाकर खाने की दिक्कतों से लेकर रहने की दिक्कतें रही, मेडिसिन की दिक्कत रही, हर प्रकार की दिक्कतें उनको आई। कई बुजुर्गों को शेल्टर्स में रोक दिया गया, उन बुजुर्गों को स्वास्थ्य की दिक्कतें थी, वे लोग शेल्टर होम में नहीं रह पा रहे थे बंद कमरे में, क्योंकि रात को कमरे बंद कर दिए जाते थे, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। कुछ साउथ के इलाके के जो लोग थे जिनको लैंग्वेज हरियाणा की नहीं आती थी, केरला साइड के जो लोग थे, उनको शेल्टरों में रोक दिया गया। जब वे लोग अपनी बात कहना चाहते थे तो प्रशासन को उनकी बात समझ में नहीं आती थी। इस प्रकार की अनेक ऐसी दिक्कतें थी। राजकुमार जी, ये तमाम दिक्कतें जाहिर सी बात है प्रवासी मजदूरों के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों के साथ साथ उद्योगपतियों के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें खड़ी हुई थी, और अब की बार आप स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? उद्योग जगत पर इसका कैसा असर पड़ेगा? ये देखिए, पिछली बार की सबसे बड़ी कमी तो ये थी, जितने भी फैसले दिए गए तुरंत फैसला दे दिया गया, जैसे कल से ये लॉकडाउन लगेगा। इस प्रकार का जो फैसला दिया गया बिल्कुल गलत था। कम से कम 24 घंटे का 1-2 दिन का टाइम दे देना चाहिए था। अगर लॉकडाउन लगना है उसका 2 दिन का टाइम देते। लॉकडाउन के अनुसार जो गोदामों में माल पड़ा था, जिनकी मिठाइयों की दुकान थी, 2 दिन के बाद उनकी मिठाइयां खराब हो जानी थी। इस प्रकार के जो तुरंत फैसले पिछले साल दिए गए, सबसे बड़ा माइनस फैक्टर ये रहा कि जब भी कोई अगर फैसला देना है तो उसके 24 घंटे का टाइम दे। जितने भी प्रवासी थे उनको हम 2 दिन का टाइम दे देते, जो अपने अपने घरों में पहुंच जाते, उनको 2 दिन पहले ये दे दिया जाता टाइम कि आज आपसे काम। राजकुमार जी, उस वक्त कोरोना एकदम नया था और मामले भी इतनी तेजी से बढ़ रहे थे। अगर एकदम से प्रवासी मजदूरों को या किसी को भी 24 घंटे का 48 घंटे का वक्त दिया जाता तो कोरोना की जो स्थिति थी वो और ज्यादा खराब हो सकती थी। हो सकता है कि ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया हो, जाहिर सी बात है। मैं इस विषय पर भी जाऊंगी अनिल जी के पास, लेकिन रमाकांत जी कुछ कह रहे थे।
आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जाती हूँ मैं विनोद जी के पास। पूजा जी, आपने हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है और आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हमारे एक मित्र जो बैठे हुए हैं सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं, उनके कहने का सिर्फ एक ही अर्थ था कि जो कुछ भाजपा ने किया सब ठीक था, बाकी जितने देश में लोग थे सब लोग बहुत खराब थे, बहुत बुरे थे। क्योंकि ये कोरोना सिर्फ एक स्टेट में नहीं आया था, कोरोना पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में फैल रहा था। और हमारे इस देश के लोगों ने इतना भरोसा किया इस भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि पढ़ा लिखा तबका तो छोड़िए, लेकिन यही मजदूर वर्ग ताली बजा रहा था, इनके लिए थाली बजा रहा था और मोमबत्ती जला रहा था कि इससे कोरोना भाग जाएगा। और इसी मजदूर के साथ एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया और ये मजदूर सड़कों पे बिलख रहे थे। बसों में गए तो पुलिस पकड़ रही थी और अगर स्टेट में पहुंच गए तो यूपी जैसे हमारे स्टेट में योगी जी ने उनको जेल में बंद कर दिया। उनको एक अलग स्कूल में, एक कहीं किसी कमरे में, कहीं किसी जगह इन सबको बंद कर दिया मजदूरों को। सर वापस लौटूंगी आपके पास, चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, वापस लौटती हूँ आपके पास, छोटा सा ब्रेक फौरन होंगे। हाजिर आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर रहे हैं। डर है उनको, लॉकडाउन का चर्चा लगातार जारी है। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी का रुख करते हुए, अनिल जी, पिछली बार एकदम से लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि कोरोना की स्थिति इस तरीके से हो गई थी, मामले बढ़ते जा रहे थे और एक ऐसी महामारी जिससे पहले कोई भी वाकिफ नहीं था। ऐसे में सरकार को एकदम से ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन अब 1 साल के बाद ऐसी स्थितियां एक बार फिर से क्यों पैदा हो रही हैं? अगर आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें पैनिक फैलाने का काम कर रही हैं, तो आखिर क्यों केंद्र सरकार भरोसे में नहीं ले पा रही है मजदूरों को? पूजा जी, सही बात यह है कि सरकार पूरी गंभीरता से सभी स्टेटों को साथ में लेकर के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और ये सरकार जो है नाइट कर्फ्यू लगा करके या व्यवस्था ठीक ना करके जो स्टेट सरकार पैनिक कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार में आज महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर या पूरे वर्ल्ड में भी कहो तो नंबर 1 पर कोरोना के केस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, एनसीपी की सरकार, 3 लोगों की सरकार है। वो कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर पैसा इकट्ठे करने पर बंदर बाट पर लगे। मेरा और सरकार ने बार बार आग्रह करा है कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई योजना नहीं है। इन मजदूर भाइयों को पलायन रोकने के लिए इनको समझाने की जिम्मेदारी फिर राज्य सरकारों की आती है। और वो इन पर विश्वास, जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, उनको महाराष्ट्र की सरकार पर विश्वास नहीं है, उनको दिल्ली की सरकार पर विश्वास नहीं है, उनको पंजाब की सरकार पर विश्वास नहीं है,
उनको राजस्थान के सर हरियाणा सरकार पर भरोसा है। सर आप बार बार राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। सर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है सर, अगर आप कह भी रहे हैं कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कहकर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है क्या सर? केंद्र सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग रही। केंद्र सरकार ने तो उनको अभी तक पूरी तरीके से राशन केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से मजदूरों को राशन दिया। हालांकि बांटने में जो गड़बड़ी हुई, तो अभी आप मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे हमने जेलों में ठूस दिया। आप ये बताओ कि अगर मजदूरों के लेके रोकने के लिए हमने उनको जगह उपलब्ध कराई है, उनको भोजन उपलब्ध कराया, उनको खाना उपलब्ध कराया है, और वो भाषा जेलों में ठूसने की, यानी जो भाषा है वो आज भी मजदूर भाइयों को उकसाने की भाषा बोल रहे हैं। आज भी मजदूर जो पलायन करने हैं वो ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई ये भी आपका घर है, ये भी आपका राज्य है, आप रुको, आपके सुख दुख के हम साथी हैं, आपकी मेहनत से हमारा ये शहर बसा है, स्टेट बसा है, आज हमें आपकी आवश्यकता में आप परेशानी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये ना कह करके इस पर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे। अरे पलायन कर रहे हैं तो आप उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात क्या है कि आप अपने स्वास्थ्य कर्मियों को जो फ्रंट मॉनिटर उनको भी टीका नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, और आप मैं पूछती हूँ सवाल, विनोद जी के पास जाऊंगी, आती हूँ सर वापस आपके पास। विनोद जी, क्या लगता है आपको कि यह एक पैनिक सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ पर मजदूरों के मन में डर है, या फिर उनकी चिंता जायज है? क्योंकि पिछली बार की स्थितियां हम सबने देखी। अगर हम ये कह दें कि सरकार की तरफ से एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया तो कोरोना की स्थिति उस वक्त ऐसी हो गई थी, लेकिन फिर भी जो मजदूरों ने उस वक्त पर उस समस्या को झेला, जाहिर सी बात है कि अगर फिर से वैसी सिचुएशन आती है या उनके मन में डर है तो उनकी चिंता एकदम जायज है। जी, अभी जो मेरे से पहले बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, पहले तो वो ये बता दें कितने मजदूरों को उन्होंने राशन उपलब्ध करवाया है। हमने देखा है लोग खाने के लिए तरसते रहे, खाना नहीं मिला उन लोगों को। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सभी मजदूर संगठनों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की थी जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था। उनकी चिंता ये ज्यादा थी कि मजदूरों को किसी ढंग से रोको, मगर उनकी जो जरूरतें हैं, बच्चों की स्कूल की फीस का मसला है, आज भी हजारों मजदूर इस बात से परेशान है कि नौकरी छूट गई है, बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, उनके लिए राशन उपलब्ध नहीं है। अभी ये बता दें कि पीएम केयर्स फंड में जितना पैसा आया कहाँ लगाया इन्होंने, इनकी पार्टी को ही नहीं पता। वो इतना हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के नाम पे इकट्ठा किया गया, ये किसी को बताना ही नहीं चाहते। अब ये खोखली बात कर रहे हैं। पिछले 1 साल का जो अनुभव है, आप बताइए, जो माइग्रेंट वर्कर के लिए सोशल वेलफेयर का कानून था 1979 में बना था, आपने कोरोना के नाम पे उसको तोड़ क्यों दिया, खत्म कर दिया। अब कोई सोशल सिक्योरिटी माइग्रेंट वर्कर के पास नहीं है। हालांकि उस कानून के बनने के बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही थी, मगर इस सरकार ने तो उस कानून को ही खत्म कर दिया। लेबर लॉज के नाम पे जो इन्होंने किया है। विनोद जी, आपको ऐसा लगता है कि प्रवासी मजदूरों को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल, इन्होंने तो 1 साल में जो व्यवहार किया, मैंने कहा ना कि माइग्रेंट वर्कर का, ये अभी बिहार में चुनाव जीत के आए हैं, बिहार के जो लोग हरियाणा में काम करते हैं, आपने क्यों उनका कानून तोड़ा? अच्छा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद ये बात कह देते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो फिर क्यों भरोसा नहीं हो रहा? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल, लगभग 1 साल का जो अनुभव उनके सामने खड़ा है, वो उससे मतलब वो सच्चाई उनके सामने है। जब कोई सरकार मदद को तैयार नहीं थी तो ये प्रधानमंत्री उस समय भी यही थे, वो कह रहे थे कि आप 2 गज की दूरी रखिए, मगर उन घरों में रहने को मजबूर थे जहाँ एक कमरे के अंदर 8-8 लोग, 10-10 लोग रुक रहे हैं। तो उनको सच्चाई पता है ना क्या बनने वाला है उनके सामने। और कोरोना बीमारी को लेके भी जो प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, ये लोगों को पता अनिल जी है, जवाब सामने रोज गुजर अनिल जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी राजकुमार जी के पास। पूजा जी, नंबर 1 तो अब ये कह रहे थे कि राशन कहाँ उपलब्ध करा। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट को हमने राशन दिया है केंद्र की तरफ से कि वहां पर मजदूरों को राशन बांटा जाए। अगर किसी स्टेट में राशन बांटने में कोई कमी, क्योंकि राशन बांटना स्टेट का काम है, हम केंद्र सरकार हर स्टेट को उन्होंने राशन दिया है, जहां भी राशन की आवश्यकता उन्होंने पूरा राशन दिया है, और बांटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
केंद्र सरकार की हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, भैया, मैं उसी अब की बता रहा हूँ। आप हरियाणा के हिंदुस्तान की डिबेट करो, हरियाणा डिबेट करो। मैं हरियाणा भी हिंदुस्तान के अंदर ही है। ठीक है और अनिल जी, जो बात मैं आप दूसरी बात मुझे मैं लगता आपसे है एक बात सबसे और पहले कहता हम सबको ये समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है। हाँ पूजा जी, मैं वही, केंद्र सरकार ने हर स्टेट राज्य को पूरा राशन दिया है। वहाँ पर रहने वाले मजदूरों के लिए, पलायन करने वाले मजदूरों के लिए उनको राशन उपलब्ध कराया जाए। निश्चित तौर पर जगह जगह पर पिछली बार हमने कैंटीन भी खोली है, मतलब भंडारे भी लगाए हैं, लोगों को खाना भी बांटा है। आज आवश्यकता जो है वो जागरूकता की है। आज आवश्यकता इन मजदूरों को ढांढस बंधाने की है। आज आवश्यकता ये है कि मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन सर ये जो ट्रेन जो में खचाखच भीड़ भरी हुई है, ऐसे कोरोना कंट्रोल होगा क्या सर? पूजा, जब पैनिक, अगर स्टेट गवर्नमेंट पैनिक करेंगी तो प्रैक्टिकल बात है, जब पैनिक पैदा करेंगे, काम करेंगे नहीं, लापरवाही करेंगी तो जो मजदूरों का विश्वास है वो डगमगाएगा। और महाराष्ट्र में मजदूरों का विश्वास सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र सर हरियाणा में किसने पैनिक क्रिएट किया? सर हरियाणा में किसने पैनिक क्रिएट किया? अनिल जी, आप राज्य सरकारों पर अगर इस विषय को खींच रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रही हूँ, केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों की भी, राज्य सरकार की जिम्मेदारियों की भी, लेकिन अगर बात आप राज्य सरकार की कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि हरियाणा में किसने पैनिक क्रिएट किया? हरियाणा से क्यों मजदूर पलायन करना शुरू हुए? क्या हुआ हरियाणा? पूजा जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। पहले पलायन हुआ महाराष्ट्र से, फिर दिल्ली से, अब उसकी देखा देखी पंजाब से पलायन शुरू हो गया, राजस्थान से पलायन शुरू हो गया, हरियाणा से पलायन शुरू, ये सब देखा देखी पलायन शुरू हुआ। अगर महाराष्ट्र से पलायन शुरू नहीं होता तो निश्चित तौर पर कहीं पलायन नहीं होता, जहां पर इनकी तीनों सरकारें। सर महाराष्ट्र में आज 56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। सर सुन लीजिए, महाराष्ट्र में आज 56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। कल आपने खुद सुना होगा कि ऐसी सिचुएशन थी कि वैक्सीन खत्म हो जाएगी 3 से 4 दिन के बाद, सिर्फ 3 से 4 दिन का स्टॉक बचा है, उसके बाद वैक्सीन खत्म हो जाएगी। क्या प्रवासी मजदूरों के दिमाग में, उनके जहन में ये सवाल नहीं उठेगा कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई तो कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ेंगे और फिर सरकार वहां पर लॉकडाउन लगा सकती है? ये सवाल तो किसी के जहन में भी उठेगा ना सर। पूजा जी, 5 लाख डोज खराब हुई है महाराष्ट्र में, 5 लाख डोज इन्होंने वेस्ट करी है। ये डोज लगाने की जगह डोजों को वेस्ट कर रहे हैं और पैनिक पैदा कर रहे हैं कि हमारे पास डोज नहीं है, हमारे पास। रमाकांत जी, आप इस बात का जवाब दीजिए पहले। डोज लगा नहीं रहे हैं रमाकांत जी। पूजा जी लगा नहीं रहे, पैनिक पैदा कर रहे हैं। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास, रमाकांत जी जवाब देंगे। जी पूजा जी, मैं इन महान वक्ता को प्रणाम करता हूँ। पहले पलायन और प्रवासी की परिभाषा इनको समझ आनी चाहिए। पलायन और मैं किस शब्द में कहूंगा कि जाके पाँव न फटी दिवाई, सो का जाने पीर पर आई। ये सिर्फ बैठ करके टीवी डिबेट में भाषण देना और भाजपा ठीक करना, कांग्रेस गलत बोलना, जनता पार्टी गलत, तमाम पार्टियों के ऊपर आरोप लगाना, ये मानवता की निशानी नहीं है। महाराष्ट्र से पलायन हुआ, महाराष्ट्र सरकार बड़ी दोषी है। हरियाणा से पलायन हुआ, वहाँ की सरकार दोषी नहीं है। दिल्ली से पलायन हुआ, यहाँ पे केंद्र सरकार दोषी नहीं है। इनकी नजर में सिर्फ दोष स्वयं इन मजदूरों का है। बनाए महापुरुष जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की बात का सारे विश्वास करते हैं, अगर लेकिन जो आपदा आती है वो न प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, न मुख्यमंत्री के हाथ में है, न किसी एक हाथ में है। अगर मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी के शब्द थे कि 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया था, 21 दिन में कोरोना समाप्त हो गया। रमाकांत जी, वैक्सीन की डोज वेस्ट हो रही है क्या? आप इनके रिपोर्ट में जो बताई है, इनके कहने का मकसद क्या है ये आप पूछिए। 5 लाख तो ये कमी किसकी है? केंद्र सरकार। 5 लाख सर, 5 लाख डोज वेस्ट हुई है क्या? आरोप लग रहा है सर आप पर, आप जवाब दीजिए इस बात का। 5 लाख डोज वेस्ट हुई है क्या वैक्सीन की? बताएं। ये तो ये बता रहे हैं ना कि 5 लाख डोज महाराष्ट्र में वेस्ट हुई है। स्टोरेज के लिए प्रोग्राम करना, दवाइयों को ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्ट में सेफ ले जाना, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार दोषी अगर है तो महाराष्ट्र ने अगर राहत कोष प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया,
ये सब इन्हीं सबके दुख के लिए बनाया था। अरे भाई, महाराज चाहिए थी, जिम्मेदारी उस है, पैसे को मिसयूज किया। रमाकांत जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, एक बार आप अपनी आवाज भी दुरुस्त कर लीजिए। वापस से आऊंगी आपके पास, छोटा सा ब्रेक फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्तुभ्यम नमाम्य हम सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो प्रवासी मजदूरों को सता रहा है लॉकडाउन का डर और इसी वजह से उन्होंने फिर से अपने राज्यों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। चर्चा लगातार जारी है। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, पूरी कीजिए अपनी बात। जी मैं यही कह रहा था कि दोष लगाना और ये इस आपदा के समय ये कह देना कि वो सरकार खराब है, वो लोग खराब है। अरे केंद्र सरकार भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? अगर मैं मानता हूँ इसकी बात। सर, अगर वैक्सीन की डोज खराब हो रही है, आपको पूरा स्टॉक दिया जा रहा है, वैक्सीन की डोज खराब हो रही है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्टेशन और उसके ट्रांजिट में उसके रखने की सेफ जगह होनी चाहिए। अगर कोरोना को ये जो 5 लाख जो डोज की बात ये कर रहे हैं, वो क्या डोज महाराष्ट्र सरकार ने बेच लिया है क्या, या उजाड़ दिया? सर एक बात बताइए, महाराष्ट्र में क्या इस तरीके का पैनिक क्रिएट किया गया कि केवल 3 दिन की वैक्सीन की डोज बची है, फिर वैक्सीन की डोज खत्म हो जाएगी, स्टॉक नहीं बचा, उसके बाद क्या करेंगे बताएं? मैडम पूजा जी, महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई की आबादी का आप ज्ञान कर लीजिए, महाराष्ट्र की तो बात छोड़ दी है। 5 लाख तो मरीज वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 लाख डोज अगर वहाँ की सरकार ने कहा भी, फिर अगर महाराष्ट्र सरकार ने कहा भी हो तो क्या गुनाह किया है? अगर आपके पास 5 लाख डोज, 1 लाख रोज मरीज है और 5 लाख डोज ही पूरी है, तो ठीक है कि 3 दिन की है, उसके बाद क्या करेंगे? सर लेकिन अगर आपके पास वैक्सीन की डोज खत्म हो रही है तो आपको कौन उपलब्ध कराएगा, वो मुझे बताइए एक बार, कौन उपलब्ध कराएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डोज मिलेगी या फिर आप केंद्रीय मंत्री के पास जाएंगे, केंद्र सरकार को बताएंगे कि आपकी वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है? बताएं। केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा, या फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि देखिए अब कुछ नहीं बचा, वैक्सीन खत्म हो चुकी है, केसेस बढ़ रहे हैं?
पूजा जी थोड़ा सा आप बैक में भी चले जाइए। ये पहली किया किसी स्टेट ने क्रिएट किया था या प्रधानमंत्री? सर मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर वैक्सीन का डोज वहां पर खत्म होने वाला है, 3 दिन का स्टॉक बचा है, तो आपको वो स्टॉक कैसे मिलेगा? आपको वैक्सीन चाहिए, आप किसी केंद्रीय मंत्री से कहेंगे ना, आप केंद्र सरकार से कहेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। ये हम लोग खाली टीवी में इस बात की कर रहे हैं। ये कैसे पता है? आप कंफर्म है कि क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नहीं कहा? सर मैं पूछ रही हूँ आपसे, सर मैं सवाल कर रही हूँ, क्या आपकी तरफ से कहा गया, क्या आपकी तरफ से डिमांड की गई? मैं सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे। मैडम मैं महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि तो नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र सरकार की बात तो नहीं बता सकता। ये तो महाराष्ट्र सर जब अनिल जी महाराष्ट्र के लिए बोल रहे हैं कि 5 लाख डोज खत्म हो गई, तब तो आप पूरी वकालत कर रहे हैं सर। अब आप कह रहे हैं मैं महाराष्ट्र के बारे में नहीं बता सकता। कर रहा हूँ कि जिससे जो महापुरुष पहले जो आपके चैनल पे बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास, इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। राजकुमार जी, किस तरीके से देखते हैं अभी की परिस्थितियों को? अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, प्रवासी मजदूर दोबारा से अपने राज्यों का रुख कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को कैसा असर पड़ेगा इसकी वजह से? ये देखिए, पिछले दिनों से जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लगातार कई स्टेटों में नाइट कर्फ्यू लग गया है, दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए प्रवासियों को लग रहा है कि कहीं पिछले साल की तरह वो सेल्टों में हो, में न रुकना पड़े, इसके लिए उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है। एक बड़ा चिंतनीय विषय है, गंभीरता का विषय है, और केंद्र सरकार को भी अलग अलग स्टेटों को सोचना होगा कि किस प्रकार इनका पलायन रोका जाए। अगर इनका पलायन फिलहाल नहीं रुकता है और सरकार को लगता है कि हमें लॉकडाउन नहीं लगाना, फैक्ट्रियां चलती रहेंगी, तो ऐसे में बिल्कुल ये क्लियर श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए केंद्र सरकारों को भी और प्रदेश की अलग अलग सरकारों को भी, इनकी स्थिति आगे क्या रहेगी, लॉकडाउन लगने की संभावनाएं हैं। अगर ये लगता है कि 2 महीने तक लॉकडाउन नहीं लगता है, तो ऐसे में इनका जो पलायन है, इनका बिल्कुल रोकना पलायन जरूरी है। अगर ये पलायन कर जाते हैं, फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बिल्कुल जो फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी, और ऐसे में जो खुद जो पलायन करने वाले लोग हैं, ये लोग भी बेरोजगार होकर रह जाएंगे। इसलिए स्थिति बड़ी गंभीर है। इस मामले को गंभीरता से सरकारों को लेना चाहिए और मिलजुल कर आपस में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि बाद में स्थिति क्या है और कितने दिनों तक क्या संभावनाएं हैं। 15 दिनों तक, 20 दिनों तक आगे लॉकडाउन लगने की कोई संभावना है, नहीं है या नहीं है? अगर लॉकडाउन लगने की कोई संभावना है अगले 15 दिनों तक, 20 दिन तक नहीं है, तो बिल्कुल स्थिति क्लियर करके पलायन करने वाले लोगों को फिलहाल रोक देना चाहिए और इनको समझा देना चाहिए कि अपनी अपनी फैक्ट्रियों में जाकर इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ इनको काम करना चाहिए और इसी तरह फैक्ट्रियां काम कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पिछले मार्च के बाद से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ था। कोरोना की वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद थी। इसी साल में कोरोना खत्म होने के बाद उद्योग धंधे पटरी पर आए थे, धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार होने जा रहा था, लेकिन दोबारा फिर कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में वापस लौटूंगी आपके पास। विनोद जी, जो बात डॉक्टर राजकुमार कह रहे हैं कि सरकारों को स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए, अगर लॉकडाउन लगाने का सरकार का कोई ऐसा इरादा है नहीं, तो क्लियर कर देना चाहिए कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है विनोद जी, अगर सरकार इस चीज को लेकर के भरोसे में ले आती है प्रवासी मजदूरों को, तो क्या वो भरोसा केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का एक बार फिर से प्रवासी मजदूर जो है उनको मिलेगा, वो भरोसे में आएंगे और माइग्रेशन रुक सकता है क्या? फिर कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन पहले जब लगाया गया तब भी देश के मजदूर संगठनों ने रोड मैप रखा था कि अगर मजदूरों को पलायन या उनके जीवन में जो संकट है रोटी का, उसको रोकना है, क्या करना है। उनमें से अभी तक केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार से मांग थी, अभी वो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, मांग ये की गई थी कि जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, आप 6 महीने तक 7,500 रुपए उनके अकाउंट्स में या उन तक पहुंचाओ, ताकि वो रोटी खाता रहे और बाजार भी चलता रहे। अगर उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो संकट वैसे ही बढ़ेगा। अगर आप फैक्ट्रियों में माल भी तैयार कर लेंगे, जेब में पैसा नहीं होगा तो बिकेगा कैसे? अब उस संकट का कोई समाधान नहीं किया। एक भी पैसा, जो मजदूर संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि आप नॉन इनकम टैक्स पे ही हैं, आप उनको पैसा दीजिए, कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं हरियाणा के स्तर पे बता सकता हूँ, हरियाणा में 8 लाख लोगों ने, मैं माइग्रेंट वर्कर की बात कर रहा हूँ, जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी। 8 लाख में से 45,000 लोगों को ही 4,000 रुपए दिए गए। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार का जो अपना रिकॉर्ड है, मैं उसको सिर्फ आपके सामने बता रहा हूँ। 8 लाख लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया,
उसमें से सिर्फ 45,000 लोगों को कुछ राहत दी गई। अब ये जो उनके सामने संकट खड़ा है, जो उनके साथ बीत रहा है, उस अनुभव को वो कैसे भूल जाएंगे? कोई भी बंदा उनको ये कह दे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इसको डेटा कैसे जो भूल जाएंगे? विनोद जी ने सामने रखा है, इसे भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या डेटा ऐसा ही है, और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है? और दूसरा सवाल ये कि सरकार अब कैसे भरोसे में लेगी इन प्रवासी मजदूरों को, कैसे समझाएगी कि आप मत जाइए, लॉकडाउन नहीं लगेगा? अगर ऐसी कोई स्थिति है, लॉकडाउन लगने की स्थिति होगी, तो किस तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए सब तरीके के प्रबंध किए जाएंगे? कैसे आप भरोसे में लेंगे सर? पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कल ही घोषणा करी थी मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि हमारी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं, लेकिन सावधानी रखना, सोशल डिस्टेंस रखना, दवाई लेना, ये जरूरी है। अगर और यही बात अगर हम सभी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, अगर सब सरकारें इस पॉलिसी पे चलेंगी तो जनता का विश्वास बनेगा। जनता का विश्वास जो मजदूर पलायन कर रहे हैं वो ये कि केंद्र सरकार कुछ कह रही है, राज्य सरकार कुछ कह रही है। राज्य सरकार, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि राज्य सरकार के बजाय जहां पर दवाई मांगनी चाहिए, दवाई मांगनी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैनिक पैदा कर रही है। राज्य सरकार ये नहीं कह रही कि हमारी किस गलती से 5 लाख दवाई, लेकिन सर वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। मैंने जब अपना सवाल किया, सर प्लीज सर, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सर प्लीज, कल हमने वैक्सीनेशन का मुद्दा कल भी उठाया था, बीते कल, और तब भी मैंने इस सवाल को खड़ा किया था, पूछा था मैंने ये सवाल कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? तो उनका कहना था कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें वैक्सीनेशन की डोज नहीं मिली, हमें स्टॉक उपलब्ध नहीं हुआ, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या गलत किया? पूजा जी, एक बात अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 5 लाख पर ये प्रश्न लगा रहे थे। मैं जिस टीवी चैनल पर बैठा हूँ उसकी कुछ विश्वसनीयता है, मैं उसकी विश्वसनीयता पर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, मैं आधिकारिक तौर पर कह रहा हूँ कि 5 लाख डोज महाराष्ट्र सरकार ने वेस्ट करी है। वो डोज देने की जगह उनको फेंकना पड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं उसमें भी आपकी की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक दवाई पहुंचाएगी, आगे की ट्रांसपोर्टेशन तो राज्य सरकार का काम। सर ये देखिए, राज्य सरकार का काम। एक बात सुनिए अनिल जी, प्रवासी मजदूरों की तरफ से जो अपनी बात रख रहे हैं विनोद देशवाल जी, उनकी तरफ से एक डेटा आपके सामने रखा गया और उनका सवाल है ये, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 लाख प्रवासी वर्करों ने आपकी ही सरकार के सामने आवेदन किया था। 45,000 आपने ये कहा है कि हरियाणा में आप बताइए ना लोगों को आप 4,000 रुपए की बात करें ना, 4,000 रुपए दिए गए। आपने ये कहा है और मैं ये बात कह रहा हूँ कि बाकी स्टेटों में क्या हुआ? अरे आपके अनुसार हरियाणा सरकार ने कुछ करा है, हालांकि पूरा डाटा आपका ठीक नहीं, मैं आपका डाटा ठीक ही मान लेता हूँ। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा, पंजाब सरकार ने क्या करा? अनिल जी ये कैसे, अनिल जी किसी भी सवाल का जवाब ये कैसे हो सकता है कि अगर दूसरा राज्य सरकार नहीं कर रही है तो हमारी सरकार भी नहीं करेगी? नहीं, हमने करा है, ये तो विनोद जी कह रहे हैं। सर ये तो आपने कहा ना कि अगर ये डेटा ठीक भी है तो अब बाकी सरकारों ने क्या किया? आप तो कंपैरिजन कर रहे हैं सर। पूजा जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि विनोद जी ने जो कहा है, मैं उस बात को मैं उनकी बात पर विश्वास करते हुए, रमाकांत जी आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। हरियाणा सरकार ने तो कुछ करा है, लेकिन बाकी सरकारों ने क्या करा ये भी तो इनके पास डाटा होना चाहिए। आप जो डोज है सर, वो सीटू हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं तो इसीलिए हरियाणा का डेटा आपके सामने रख रहे हैं। सर समझिए, वो सीटू हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, हरियाणा का डेटा उनके पास इस वक्त अवेलेबल होगा और शायद इसी वजह से वो डेटा आपके सामने रख पा रहे हैं। मैं ये बात ठीक है, लेकिन इन्हें बाकी का डेटा भी रखना चाहिए। एक सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो जो सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। अरे सर, आपके पास ये डाटा नहीं है कितने प्रवासी लोग? अनिल जी ये आलोचना नहीं हो रही है। अनिल जी, सरकार से सवाल पूछना किसी तरीके से आलोचना नहीं हो सकती है। आप लोग जिम्मेदार हैं, आपसे सवाल तो किया जाएगा ना सर, जनता ने आपको चुना है, सवाल आपसे किया जाएगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको जवाब देना होगा सर, इसीलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। बिल्कुल हम जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे, लेकिन कम से कम विनोद जी आ रही हूँ आपके पास। कम से कम इनको ये तो सोचना चाहिए कि जो सरकार कर रही है
उसको शाबाशी दो जो नहीं कर रही है, उससे भी तो क्वेश्चन पूछो। सर आप करने वाले से सर अगर वो question पूछोगे, ना बता रहे हैं करने कि वाले से question 8 लाख में से केवल 45,000 माइग्रेंट जो मजदूर हैं, लेबर्स हैं, उनका डेटा है, तो इसके लिए आपको कैसे शाबाशी देंगे? सवाल ही करेंगे ना वो, अगर ये डेटा ठीक है तो। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए विनोद जी। मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। लोग जब पलायन करके घर को वापस जा रहे थे, आपकी केंद्र सरकार पार्लियामेंट में ये नहीं बता पाई कि कितने लोगों की डेथ हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आपके पास आंकड़ा तो आप बता दीजिए। आपसे सिर्फ संख्या नहीं गिन पाई कि कितने मजदूर घर जाते हुए आपकी वजह से मारे गए। आप उसका आंकड़ा तक नहीं रख पाए, गिनती तक नहीं कर पाए। आप बात करते हैं वैक्सीनेशन की, आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों के पास वापस आ रही हूँ। रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, रमाकांत जी बोलिए। जी पूजा जी, मैं भाई साहब को ये कहना चाह रहा हूँ अनिल जी को कि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और लखनऊ में रात 9 बजे से सवेरे 8 बजे तक का लॉकडाउन लगा हुआ है, बंद करा हुआ है योगी जी ने। और पूरे देश में अगर मजदूरों की संख्या कहीं सबसे ज्यादा है तो यूपी बिहार ही है। पलायन करने वाले लोग भी यूपी बिहार के ही हैं। योगी जी की इतनी बड़ी क्या व्यवस्था, यहाँ पे लखनऊ में लॉकडाउन है और वो मजदूर जब आएंगे तो उनको वहाँ घुसने का मौका नहीं मिलेगा। पलायन वो करके आएंगे, एक जगह तो बदर हो जाएंगे, अपने देश बदर होंगे, यहाँ आके अपने घर में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ की हर बात को ये कह देना खाली भाजपा और उससे तोल लेना और सिर्फ पार्टी की वकालत करना, ये बीमारी का इलाज नहीं है। इलाज है आज समझदारी से इस चीज से पलायन को रोकने के लिए कोई व्यवस्था करने की। जैसे भाई साहब हमारे सीटू वाले कह रहे थे, ठीक है मजदूरों को कोई आर्थिक मदद कर दी जाए कि भाई काम बंद हो जाएगा, लॉकडाउन भी होगा, आप यहाँ रहेंगे, आपको रोटी की तकलीफ नहीं होगी, तो शायद थोड़ी बात समझ जाए कहीं पे। क्योंकि देखिए ये बात भी सबको समझनी होगी कि वो प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से दूर रहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को मुहैया करा सके, वो प्रवासी मजदूर इस वक्त कोरोना से डर ही नहीं रहे हैं। सर उनके मन में कोरोना का खतरा नहीं है, उनके मन में खतरा है अपनी रोजी रोटी का, कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम क्या करेंगे, जाने का साधन तक नहीं मिलेगा। उनके मन में ये डर है सर। बिल्कुल यही डर है और इसीलिए पलायन हो रहा है। पलायन भी इसी डर से हो रहा है कि रोटी। लेकिन रमाकांत जी आप भी इस बात से तो आपको भी मुझे लगता है अग्री करना चाहिए कि अगर यहाँ पर पैनिक सिचुएशन इसी तरीके से क्रिएट होती रहेगी और अगर उनके मन में किसी तरीके की अफवाह फैलाई जाएगी, उनको किसी भी तरीके से ये कहा जाएगा कि लॉकडाउन लग जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, अगर उनको इस तरीके के र्यूमर्स का सामना करना पड़ेगा तो फिर कैसे भरोसे में उनको केंद्र सरकार भी लेकर के आएगी? सर वो जो भुक्तभोगी लोग हैं वो र्यूमर उनके लिए काम नहीं करेगा। जिन्होंने 10 साल पहले देखा था पलायन के, सर जिनके मन में डर होगा उनके सामने तो सबसे पहले अफवाह काम करेगी ना सर। जिनके मन में ये डर होगा कि लॉकडाउन ना लग जाए, अगर उनको कोई आकर कह देगा कि भाई लॉकडाउन लग जाएगा, लग सकता है लॉकडाउन, तो उनके मन में खतरा होगा ना सर। बिल्कुल खतरा हो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इस बात से आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल होगा। और रोटी की तलाश में ही पलायन कर, पहले अपने प्रदेश से पलायन किया है तब किसी प्रदेश में गए हैं। आज पुनः पलायन की बात वो नहीं सोच सकते, वो रोटी के लिए आए थे। अगर रोटी के ऊपर उनके आंच आ रही होगी तो उनको तकलीफ जरूर होगी। और इस पलायन में वो सोचे कि बीमारी में भी मरना है, परिवार से भी दूर रहूं, पलायन करके आऊं फिर पलायन करूं, तो मजदूर परेशान होगा। ये बहुत बात पक्की है, लेकिन किसी अफवाह में मजदूर नहीं आता है। उससे जो पहले कष्ट देखे उन चीजों को याद करके वो डर के मारे पलायन करेगा। ठीक है, उस डर के राजकुमार जी करेगा। प्रोडक्शन और डिमांड पर कितना असर पड़ सकता है इसका? ये देखिए, प्रवासियों को सबसे बड़ा खतरा तो इस बात का है कि जो पिछली बार कोरोना लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जब वो पलायन करने लगे थे तो काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा था। जो प्रवासी 400-500 किलोमीटर दूर से अपने घर बार को छोड़कर दिल्ली जैसे शहरों में आकर काम करते हैं, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर ले। अगर लॉकडाउन लगता है तो उनका रोजगार छीन जाएगा और ऐसे में उसके बाद उनको शेल्टर होमों में रहना पड़ेगा, अपने घरों से वे दूर हो जाएंगे। इस स्थिति के डर के मारे के अंदर एक खौफ बना हुआ है और इस खौफ के चलते कई जगह पर पलायन शुरू हो गया है। इस खौफ को निकालना होगा, इसके लिए सरकारों को आगे आना होगा, जितनी सामाजिक संस्थाएं उनको आगे आना होगा, केंद्र सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना होगा और इनका प्लान तत्काल प्रभाव से इनका रोकना होगा। इनको अच्छी बात इस प्रकार से समझाना होगा
अभी फिलहाल लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है और आप लगातार फैक्ट्रियों में काम करते रहेंगे। अगर लॉकडाउन लगता है तो किन स्थितियों में आपको रुकना होगा, किन स्थिति में आपको जाना होगा, पूरी प्रकार की स्थिति इनको स्पष्ट करनी होगी। पिछली बार स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, जिसके चलते प्लान काफी चला, रास्ते में उनको प्रवासियों को रोक दिया गया। लोग दिल्ली से चले थे बिहार के लिए, रास्ते में किसी दूसरे स्टेट में उनको रुकना पड़ा। इस प्रकार की जितनी दिक्कतों का सामना पिछली बार करना पड़ा था, ये दिक्कतें इस बार न आए, उसको लेकर बिल्कुल सजेशन लोगों के लेने होंगे और बिल्कुल इनको समझाना होगा इस बात को लेकर कि किसी भी प्रकार का कोई खतरा फिलहाल लॉकडाउन को लेकर नहीं है। ठीक है अनिल जी, पिछली बार जो तस्वीरें सामने आई थी सर, एक मिनट, पिछली बार जो तस्वीरें सामने आई थी वो तस्वीर मुझे लगता है इस देश के जिस भी नागरिक ने वो तस्वीरों को देखा होगा, उनके मन में एक बार जरूर वो संघर्ष जो प्रवासी मजदूरों ने उस वक्त पर किया था, 1100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतना लंबा सफर पैदल चलना उन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि उनको पता भी नहीं था कि वो वहां पर पहुंच भी पाएंगे या नहीं। छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर लाद कर प्रवासी मजदूर निकल पड़े थे, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हम सबने वो तस्वीरें देखी थी सर। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतना लंबा सफर तय करने वाले हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारी, आपके पास खाने पीने का सामान है, उनको ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ से चल करके आगे 50 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर अपने बच्चों को कैसे वो खाना देंगे। उस वक्त की परिस्थितियों में अगर हम एक बार फिर से गलती से भी सर चले गए तो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है सर देश में। उस वक्त पर तैयारी नहीं थी, इस बात को मानना होगा। बाद में हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां करने के लिए जो भी कदम उठाए गए उनकी सराहना भी की गई, लोगों की तरफ से भी की गई थी, लेकिन जो तैयारियों में कमी रह गई, एक साल के बाद अगर वही कमियां फिर से दोहराती हैं सर, तो फिर ये तो सर ठीक बात नहीं होगी मुझे लगता है। पूजा जी, आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है और ये हम सबकी चिंता है, लेकिन मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा कि इनकी वजह से लोग मारे गए, एक देखो, हम अगर भाषा को भी ठीक तरीके से यूज नहीं करेंगे तो पैनिक होगा, लोग भड़केंगे। अगर कोरोना की बीमारी आई है वो देवी आपदा है और उस आपदा में सभी सरकारों ने जिससे जो बन पड़ा उसने करा, और आप ये लगा रहे हो कि केंद्र सरकार की वजह से मारे गए। यानी इस तरह के आरोप और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इसके अंदर हम कह रहे केंद्र सरकार ने ये नहीं करा, केंद्र सरकार ने ये नहीं करा। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, फैक्ट्री मालिकों की भी जिम्मेदारी है। हमारी क्या जिम्मेदारी, हम किस जिम्मेदारी को कितना निभा रहे हैं। और जब तक हम उन जिम्मेदारियों पर काम नहीं करेंगे, हर बात का केंद्र सरकार पर ठिकाना फोड़ देंगे, तो केंद्र सरकार के पास कोई जादुई झंडा नहीं है कि 1 मिनट में सब होगा। हम सबको क्या क्या करना है, हम सबको अपनी अपनी भूमिका में, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वो फैक्ट्री मालिक हैं, चाहे जो लोग हैं, जो लोग पिछली बार भी लोगों ने भंडारे लगाए हैं, पिछली बार लोगों ने भी लोगों की मदद करी है। हमारे बीजेपी ने हर बॉर्डर पर जाकर लोगों को चप्पल दिए, जूते दिए, पानी दिया, राहत सामग्री दी है। तो जो स्वयंसेवी संस्थान ने करा है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं इस भयानक बीमारी में, हम सबको मिलकर के इसकी लड़ाई करनी चाहिए। और एक बात, अब ये बार बार ताली थाली ताली थाली ताली थाली ताली थाली कहते, चाहे ताली थाली बजाने का मामला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि भाई 10 हफ्ते 10 मिनट गमलों से पानी निकाल दो, तो क्या डेंगू खत्म हो गया। ये सिर्फ क्या है कि एक जागरूकता अभियान है, लोगों को जागरूक करना कि भाई हम सब जागरूक करके इस बीमारी से हम सबको मिलकर के लड़ना है। मजदूर भी उसमें है, व्यापारी भी उसमें है, दुकानदार भी उसमें है, मालिक, मकान मालिक भी वही किराएदार। लेकिन सर मुझे लगता है कि जो प्रवासी मजदूरों के दिल में जो डर है, जो प्रवासी मजदूरों के दिल में डर है, जो उनके जहन में तस्वीरें हैं पिछले साल की, वो क्या सिर्फ जागरूक करने से वो जो मेमोरीज हैं उनकी वो ब्लर हो जाएंगी और वो भरोसे में आ जाएंगे, या फिर ग्राउंड लेवल पर जब उनके लिए काम किया जाएगा वो देखेंगे कि हाँ वाकई सरकार हमारे लिए काम कर रही है, सरकार हमारे लिए जागरूक है, तब उनका डर दूर होगा। सर पूजा जी, सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन दोनों को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर उसके बाद में जो फैक्ट्री ओनर हैं, जो लोगों से काम करवा रहे हैं, बिल्डर हैं, उनको भी अपने मजदूरों की जिनसे वो कमा खा रहे हैं, उनको भी उनकी थोड़ी बहुत चिंता करनी पड़ेगी। और इंसानियत के नाते जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो RWA हैं, जो उनको भी कहीं ना कहीं इनकी चिंता करनी पड़ेगी। हम सबको मिलकर चिंता करके इस बीमारी या महामारी से हमें उभरना है, ठीक है, मिलकर के उभरना है।
सब जने मिलकर के काम करेंगे। सर, तो उम्मीद कहीं ना करते हैं कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो आपसी तालमेल है उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना हो, क्योंकि अगर आपसी तालमेल में कोई कमी होती है तो उसका नतीजा फिर इन प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ेगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में और बातचीत करने के लिए। देखिए, तो प्रवासी मजदूरों को डर है और इसलिए पैनिक सिचुएशन बन रही है। 1 साल पुरानी याद उनके दिल में ताजा है। चिंता लाजमी है, लेकिन इस स्थिति पर सरकार को ही काम करना पड़ेगा, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। भरोसा तो दिलाना ही पड़ेगा और काम करना होगा इस पर कि आखिर क्यों इनके मन में ये डर है। और ये डर इतना ज्यादा घर कर चुका है कि इन्होंने एक बार फिर से जहां पर ये रोजगार के लिए आए हैं उन शहरों को छोड़ करके अपने राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।